द रिपब्लिक एक प्लेटोनिक डायलॉग है जो लिखा गया था अराउंड 375 BC, और ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में एक बहुत ज़रूरी, बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट माना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे द रिपब्लिक की पहली किताब के बारे में, जो जस्टिस के बारे में है, और एक जो जस्ट आदमी है, मतलब जो इंसाफ करने वाला आदमी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और जो ना इंसाफ़ी करने वाला आदमी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स जस्टिस। और हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे पहली किताब में। तो ये बुक जो है नरेट की है सोक्रेटिस ने। अब सोक्रेटिस की जो कन्वर्सेशन, आप जो डायलॉग इस बुक में आप पढ़ेंगे, उसके अगले दिन सोक्रेटिस वही डायलॉग नरेट कर रहा होता है अपने एक दोस्त को नहीं, 2-3 लोग होते हैं वहाँ पे। तो वो एक दिन के बाद होती है, जो इवेंट्स होते हैं उसके अगले दिन वो नरेट कर रहा होता है, जो इस बुक में जिस पैटर्न से वो नरेट की गई हैं। अभी स्टार्ट होता है इस तरह के, सोक्रेटिस और ग्लाउकॉन जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं अपनी प्रेयर्स गॉडेस को परेयस में, सिटी कह लो आप। तो ग्लाउकॉन जो है, जो प्लेटो का बड़ा भाई होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है प्लेटोनिक डायलॉग्स में। ये वही बंदा है जिसको सिंपोजियम के अंदर भी नरेट की जा रही थी सारी इवेंट्स। जब प्लेटो की किताब जो सिंपोजियम जिस गैदरिंग के बारे में है ना, तो वो गैदरिंग के अंदर जो डायलॉग्स थे सोक्रेटिस के, अपोलोडोरस था, एरिस्टोफेंस था, और तो वो सारे जो नरेट की जा रही थी वो डायलॉग्स, वो सारे ग्लाउकॉन को की जा रही थी। तो ही इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंटरलॉक्यूटर प्लेटोनिक डायलॉग्स के अंदर। खैर, सोक्रेटिस और ग्लाउकॉन अपने प्रेयर्स ऑफर कर रहे होते हैं परेयस के अंदर, जब पोलीमार्कस आता है जो कैफलस का बेटा होता है। तो पोलीमार्कस उनको देखता है, पोलीमार्कस अपने सर्वेंट को भेजता है कि इनको आउट ठहरो ज़रा। फिर पोलीमार्कस खुद आता है कुछ कंपेनियंस के साथ, और वो सोक्रेटिस को कहता है कि आओ मेरे घर चलो, ठीक है। और वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग लिहाज से कहता है, थोड़ा थ्रेटनिंग टच होता है उसकी बात के अंदर। तो सोक्रेटिस रिप्लाई करता है कि यार मेरा मूड तो नहीं था, मैं तो परेयस आया था, बस थोड़ी सी ये प्रेयर्स ऑफर कर लूँ, मैंने ज़्यादा देर ठहरना नहीं था, ठीक है, तो मैंने जान दो। लेकिन फिर पोलीमार्कस कहता है कि हमें देखो हम कितने, और आप देखो आप तो सिर्फ 2। तो या तो आइदर प्रूव मोर पावरफुल देन अस, या फिर हमारे साथ आ जाओ, एक काम कर लो। अब ये जो यूज़ ऑफ फोर्स थी ना, जो ये थ्रेटनिंग अंदाज जो आपने अभी देखा है, जो शायद मैं अपनी स्पीच के थ्रू कन्वे सही तरह ना कर पाऊँ, लेकिन आप जब पहले 2-3 पेजेस पढ़ोगे, पहले 2-3 पेजेस भी नहीं, बल्कि आई बिलीव इट्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ बुक 1, कि जब आप अंदाज़ पढ़ोगे कि जिस अंदाज में पोलीमार्कस ने बात की थी सोक्रेटिस से कि बाय यूज़ ऑफ फोर्स हम आपको लेके जा रहे हैं, एसेंशली ही इज़ नॉट विलिंग टू गो विद देम। तो ये जो थीम है ना, ये प्रोमिनेंट है, ये मैसेज जो है फोर्स का, यूज़ ऑफ फोर्स का जो मैसेज है, ये प्रोमिनेंट है इस बुक में, इंटायर बुक में। और ये जो बैटल है विजडम और फोर्स के दरमियान, नॉलेज और पावर के दरमियान, ये नोटिसेबल है पूरी बुक में। क्योंकि अब आगे जब जाकर देखोगे सोक्रेटिस और थेरिस्मकस की डायलॉग के बिटवीन, कि एक बंदा यूज़ ऑफ फोर्स कर रहा है, एक बंदा पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा बंदा नॉलेज की तलाश में है, दूसरा बंदा अगले बंदे की वर्च्यू को इंक्रीज़ करना चाह रहा है। तो यू विल अंडरस्टैंड इट कि थ्रू आउट द बुक यही थीम चल रहा है। और छोटा सा डिस्क्लेमर कि बड़े अजीब नाम है यार, ये थेरिस्मैकस पता नहीं क्या, बट एनीवे दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन गो एंड फाइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑनलाइन। बस मेरा काम है समराइज़ करना बुक को, जो कि मैं करूँगा। एनीवे, ग्लाउकॉन और सोक्रेटिस जो हैं वो जाते हैं पोलीमार्कस के घर, वो एग्री कर लेते हैं, ठीक है यार हमें लड़ाई शड़ाई नहीं करनी, ठीक है हम चल पड़ते हैं आपके साथ। वहाँ पे वो कैफलस से मिलते हैं, जो कि पोलीमार्कस का अब्बू होता है, जो कहता है यार सोक्रेटिस बड़े दिन हो गए मिले नहीं यार आप, मैं तो बूढ़ा हूँ। क्योंकि कैफलस बीइंग वेरी ओल्ड, वो थोड़ा बूढ़ा होता है, तो वो कहता है कि यार मैं आपसे ख़ुद तो मुलाकात कर नहीं सकता आके, तो आप ही आ जाया करो। तो सोक्रेटिस बेसिकली कैफलस के साथ कॉन्वर्सेशन करता है और उससे पूछता है यार अच्छा बता बाबे कैसे लगता है, हाउ डज़ इट फील टू
बी ओल्ड, मतलब बुढ़ापे में क्या फीलिंग होती है आपकी, व्हाट डू यू फील लाइक। फिर कैफिलिस उसको कहता है यार देखो बेटा, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो बुढ़ापे में रोते हैं बिला वजह के, यार लाइफ तो बड़ी टेरिबल है, हम वो काम नहीं कर सकते थे, वो काम नहीं कर सकते हम आज बुढ़ापे में जो हम अपनी जवानी में कर सकते थे, और जो प्लेजर्स हम परस्यू करते थे जवानी में वो हम अब नहीं कर सकते, फिर अनएबल टू डू सो। लेकिन कैफिलिस कहता है कि ये लोग तो रोते हैं लेकिन ये ख़ुद से उदास हैं, अपनी ज़िंदगियों से उदास हैं बुढ़ापे में, और ये बुढ़ापे को ब्लेम नहीं आप कर सकते, आप ख़ुद को ब्लेम करो कि आप नाखुश हो अपनी ज़िंदगी के साथ बुढ़ापे में। क्योंकि मैं कैफिलिस, मैं भी तो बूढ़ा हूँ लेकिन मैं खुश हूँ, और मेरे साथ जो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो 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 ख़ुद भी बूढ़े हैं वो भी तो खुश हैं। तो अगर ओल्ड एज रीज़न होती हम सब की नाखुश रहने की तो हम सब भी नाखुश थे, तो मैं क्यों खुश हूँ यहाँ पे। मतलब मैंने आपको बड़े अजीब तरीके से ये बात समझाई है, बट द वे कैफिलिस इज सेइंग कि अगर ओल्ड एज होता ब्लेम करने को तो फिर तो हम सारी नाखुश होते ना। तो द पर्सन हु इज़ डिसप्लीज्ड, तो उसके अंदर कुछ ख़राबी है, वो बंदा खुद नाखुश है। खैर फिर कैफिलिस कहता है कि एक बंदा उससे पूछता है, उसका नाम था सोफोक्लिस ऐसा कुछ था, SOFPHOCLES, या दैट वाज हिज नेम, अगेन आई डो नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम। लेकिन वो बंदा पूछता है कैफिलिस से कि हाउ डज लव सूट विद एज, जो कि मेरी नज़र में लव नहीं है, उसका मतलब था सेक्स, एरोटिक डिज़ायर्स जो कि आप परस्यू करते हो अपनी यूथ के अंदर। लेकिन इस ट्रांसलेशन में जो कि मैंने कॉलिन्स क्लासिक्स की पढ़ी है उसमें सिर्फ लव लिखा हुआ है। खैर कैफिलिस से जब पूछता है सोफोक्लिस कि हाउ डज़ लव सूट विद एज, तो कैफिलिस उसको बोलता है कि ये सारे जो पैशंस हैं ना, ये नहीं, बल्कि मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ उसने क्या कहा था, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ही सेड, क्योंकि अगर मैं उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में बोलूँगा इट माइट नॉट हैव द सेम इफेक्ट। सो कैफिलिस ये बोलता है कि आई एस्केप्ड द थिंग ऑफ विच यू स्पीक, आई फील एज इफ आई हैड एस्केप्ड फ्रॉम अ मैड एंड फ्यूरियस मास्टर, फॉर सर्टनली ओल्ड एज हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ calm and freedom. When the passions relax their hold, we are freed from the grasp not of one mad master only, but of many. तो कैफिलिस कहता है कि जो ये प्लेजर्स की परस्यूट है ना, जब भी आपके पास नहीं होती बुढ़ापे में, तो आप यूर बेसिकली फ्री टू डू एनीथिंग, आप खुश हो, आप एट पीस हो, यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय योर डिज़ायर एनी मोर। और फिर कैफिलिस ये भी कहता है कि जो भी रिग्रेट करेगा ना अपने बुढ़ापे को, तो उस इंसान का कैरेक्टर और उसका टेम्पर है ब्लेम करने के लिए, क्योंकि जो भी एक काम और एक खुश नेचर वाला आदमी है वो प्रेशर को फील नहीं करेगा ओल्ड एज की। लेकिन जो बंदा नाखुश है वो बुढ़ापे में भी और जवानी दोनों में नाखुश है, और वो उसकी अपनी गलती है। सोक्रेटिस फिर उसको रिप्लाई करता है कि यार बाबे तू तो अमीर है यार, तेरे लिए ज़िंदगी आसान है। तो सोक्रेटिस ये इम्प्लाई कर रहा होता है कि यार वेल्थ इज़ नोन टू बी अ ग्रेट कम्फर्टर। ही बेसिकली सेज कि यार तुम अमीर हो इसलिए तुम बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। सोक्रेटिस फिर उससे वो पूछता है यार कि तुम्हारे पास जो ये पैसा पूसा है ये तुमने एक्वायर किया या तुमने इनहेरिट किया, मतलब तुमने खुद कमाया है या फिर तुम्हारे बाप दादा तुम्हें छोड़ गया था ये पैसा। तो कैफिलिस उसको कहता है यार कि भाई तुम सही हो, मेरा बाप दादा ही छोड़ गया था, मैंने कुछ भी नहीं उखाड़ा। सोक्रेटिस फिर उसको कहता है यार जाहिर सी बात है, इसलिए तुम इतने इनडिफरेंट हो पैसे को लेके, तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता क्योंकि तुमने इसको इनहेरिट किया। अगर तुमने खुद कमाया होता तो तुम्हारी जो चाह होती, तुम्हारा जो प्यार होता पैसे के लिए वो मुझे नज़र आ जाता। लेकिन क्योंकि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता ये हो या ना हो, तो इसका मतलब है कि तुमने खुद नहीं कमाया, तुम्हें बाप दादा तुम्हारा छोड़ गया था। फिर कैफिलिस ये कहता है यार देखो, मैं जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा हूँ, मतलब बूढ़ा हो तो गया हूँ लेकिन जैसे जैसे और बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मुझे परेशानी हो रही है कि मेरी जो रेट्रीब्यूशन है, मेरी अकाउंटेबिलिटी अंडरवर्ल्ड के अंदर वो होगी या नहीं होगी। अब बेसिकली ग्रीक मैथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है अंडरवर्ल्ड का, और वो ये सीन है कि आप जब
मरते हो ना, उसके बाद यू गो टू दिस प्लेस बिलो अर्थ, मतलब जो भी समझ लो ज़मीन के नीचे, अंडरवर्ल्ड, द लिटरल मीनिंग बेसिकली, कि वहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। वहाँ पे एक बड़ा खौफनाक सा खुदा दिखाया है। देर आर पोलिथिस्टिक कल्चर, दे बिलीव इन मैनी गॉड्स। तो उन्होंने एक नाम भूल रहा हूँ मैं उस गॉड का, जो कि बड़ा खौफनाक से अंडरवर्ल्ड का गॉड होता है। तो आप जब मरते हो आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है कि आपने क्या क्या गुनाह किए हैं। उसके बेसिस पे आपकी वो होती है कि विल यू गेट पनिश्ड और विल यू गेट रिवॉर्डेड, ऑल दैट शिट। लेकिन खैर कैपिटलिस्ट कहता है यार कि मैं जैसे बूढ़ा हो रहा हूँ तो आई स्टार्ट टू वरी अबाउट माई रिट्रीब्यूशन, और मुझे अंडरवर्ल्ड का थोड़ा सा खौफ पैदा हो रहा है कि जो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं हंसता था बचपन में, इट माइट बी ट्रू। तो शायद मुझे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ जाए अपने एक्शंस के लिए। तो मुझे थोड़ा चीज़ें परेशान करती है। लेकिन वो लोग हु आर फ्री फ्रॉम सिंस, जिन्होंने गुनाह नहीं किए होते, वो बड़ी पीसफुल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो ये कहता है कि टू हिम हु इज़ कॉन्शियस ऑफ नो सिन एंड लिव्स इन जस्टिस एंड होलीनेस, स्वीट होप cherishes his soul and is the nurse of his age and the companion of his journey. What he is essentially saying is कि जिन्होंने, ऑब्वियसली जो मैंने बोली है वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किए गए होते गुनाह, हु आर फ्री फ्रॉम गिल्ट्स एंड सिंस, वो बड़ी पीसफुल ज़िंदगी गुजारते हैं। एंड दे आर जस्ट पीपल हु हैव डन नो इनजस्टिस टू पीपल। फिर सॉक्रेटिस कहता है अगर तुम जस्टिस और पैसे की बात कर रहे हो तो मुझे बताओ ये दोनों लिंक कैसे हैं, दोनों लिंक्ड कैसे हैं दोनों चीज़ें। तो फिर कैफिलस कहता है यार मेरी नज़र में जस्टिस जो होती है वो होता है कि आप सच बोलो, और दूसरा यू पे योर डेट्स। तो कैफिलस के लिए की नज़र में जस्टिस की दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पहला सच बोलना, दूसरा कि जो आपने आपको ओड है, मतलब आप व्हाट इज़ ओड यू गिव इट बैक, यू पे इट बैक बेसिकली। ये दो क्वालिटीज़ हैं कैफिलस की नज़र में जो जस्टिस है। अब लेकिन कुछ केसेस हैं, सॉक्रेटिस रिप्लाई करता है कि कुछ केसेस हैं जहाँ पे सच बोलना और जहाँ पे डेट पे करना माइट नॉट बी कंसिडर्ड जस्ट, इट माइट नॉट बी कंसिडर्ड रैशनल। जैसे एक इंसान ने आपके पास अपनी तलवार रखवाई है, ठीक है, और वो आपसे लेने आता है व्हेन ही इज़ नॉट इन हिज राइट माइंड, या तो वो नशे में या फिर गुस्से में या वट एवर, ही इज़ नॉट इन हिज राइट सेंसेस, और अगर आप उसको दोगे तलवार तो शायद आपको ही मार देगा उससे वो। तो इट माइट नॉट बी जस्ट टू रिटर्न द सॉर्ड, टू पे द डेट। अब इसके बाद कैफिलस कहता है अच्छा ठीक है यार, आपने मुझे गलत प्रूफ कर दिया, शायद मेरी जस्टिस की जो ओपिनियन है, जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में, वो शायद फ्लॉड हो। मैं कहता है चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं निकलता हूँ पहली फुर्सत में, मुझे काम शाम है, आई हैव टू हैंडल द सेक्रीफाइसेस। तो आप मेरे बेटे पोलीमार्कस से डिबेट करो, उसका दिमाग खपाओ, मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर कैफिलस जो है वो चले जाता है। अब पोलीमार्कस आता है जो बेटा होता है कैफिलस का, और वो कहता है अच्छा जी, मेरी नज़र में जस्टिस जो है इट इज़ पेइंग द डेट टू बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। पोलीमार्कस कहता है कि मेरी नज़र में आपको डेट पे करना चाहिए अपने दोस्तों को भी और अपने एनिमीज़ को भी। मतलब अपने दोस्तों को आप इस तरह पे करोगे कि आप उनके साथ अच्छा करो, और अपने एनिमीज़ को आप डेट ऐसे पे करोगे कि आप उनका बुरा करो। तो बेसिकली यू शुड डू गुड टू योर फ्रेंड्स एंड यू शुड हार्म योर एनिमीज़। ये व्यू होता है पोलीमार्कस का। तो अब इससे अब कंसेप्शन थोड़ी सी आप बिल्ड कर सकते हो कि एट दैट टाइम यूज़ ऑफ फोर्स किस एक्सटेंट तक नॉर्मलाइज था, कि मतलब आपके साथ जो बंदा सही चल रहा है उसके साथ आप सही करो, और जो बंदा आपसे अपोज्ड है, जो आपका आइडिया कोई भी अपोज कर रहा है, जो आपकी आपके तौर तरीक़ों से अलाइंड नहीं है, उसको दबाओ, बर्बाद कर दो, उसको हार्म करो। और यही करने में जस्टिस थी, इनके दिमाग में ये था, ठीक है। लेकिन सॉक्रेटिस ये कहता है यार कि कुछ वक्तों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेंड एंड एनिमी। मतलब आप कुछ
कभी कभार ऐसा होता है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि दोस्त कौन है आपका और एनिमी कौन है। शायद कभी ऐसा हो कि जिसको आप अपना दोस्त मानते हो वो आपका एनिमी नहीं निकले, और जिसको आप एनिमी मानते हो आपका दोस्त निकले। तो यू नेवर श्योर, यू माइट बी मिस्टेकन अबाउट इट। और दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि जो अच्छा इंसान है, द गुड मैन, ही हैज़ नो एनिमीज़। उसके कोई भी एनिमीज़ नहीं होते, और वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। बेशक अपने दोस्तों या एनिमीज़ हो, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं करना चाहता। वो होता है द गुड मैन, वो होता है द जस्ट मैन। तो ये गलत है कहना सॉरी, कि जस्टिस जो है इट मीन्स डूइंग गुड ओनली टू वंस फ्रेंड्स एंड हार्मिंग वंस एनिमीज़। क्योंकि एक जो अच्छा इंसान होगा, जो जस्ट मैन होगा, वो दूसरे की वर्च्यू इम्प्रूव करना चाहेगा, उसको कम नहीं करना चाहेगा, उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहेगा। अब आप ये डायलॉग के अभी इसमें जो आप नोटिस कर रहे हो ना, ये एलिमेंट कि जो अच्छा इंसान है, द गुड मैन, ही विल नॉट हार्म एनीवन बट इंस्टेड विल एम टू इम्प्रूव इन अदर्स वर्च्यू। और इस डायलॉग में भी आप नोटिस करोगे कि पोलीमार्कस और थ्रीजेमिकस जो हैं वो एम कर रहे हैं इंटिमिडेट करने के लिए सोक्रेटिस को। थ्रीजेमिकस तो अभी आया भी नहीं है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ अभी। लेकिन पोलीमार्कस जो है वो इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे सोक्रेटिस को विन करने के लिए आर्गूमेंट। लेकिन सोक्रेटिस बार बार उनसे बड़े एक दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा है, ऑब्वियसली विच आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। क्योंकि अगर आप जब टेक्स्ट पढ़ोगे यू विल सी कि व्हेनेवर समवन इंटिमिडेट सोक्रेटिस, वो उनको उतनी इज्जत देता है। वो कहता है माय डियर फ्रेंड, मेरे जिगरी यार, मतलब इस तरह की चीज़ें वो कहता है ताकि अगले बंदा थोड़ा काम डाउन हो जाए और कुछ ऐसी चीज़ बोले जिसको वो पकड़ के ना उसको डिस्ट्रॉय कर दे कन्वर्सेशन के अंदर। खैर सोक्रेटिस क्या करता है, वो रिपीटेडली उनसे बड़े अच्छे अंदाज में और फ्रेंडली अंदाज में बात करता है, बिकॉज इट डज़ नॉट मीन देम एनी हार्म। वो नहीं चाहता कि उनको वो कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो चाहता है कि उनकी वर्च्यू इम्प्रूव हो, वो अगले बंदों का नॉलेज विजडम बढ़े, और उनका जो गलत ओपिनियन अगर है तो वो सही हो जाए। या फिर अगर सोक्रेटिस को कुछ नहीं पता किसी चीज़ के बारे में तो वो उनसे नॉलेज ले। तो इट इज़ बेसिकली अ ट्रांजैक्शन ऑफ सॉर्ट, मतलब विजडम एक्सचेंज हो रही होती है एक तरफ से दूसरी तरफ। एटलीस्ट इट इज़ अ वन वे कॉन्वर्सेशन ऑफ विजडम। दैट्स अ वेरी वेरी टेरेबल वे टू पुट इट। अब्दुल्ला, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा खैर, फिर पोलीमार्कस करेक्ट करता है सोक्रेटिस को, और वो कहता है कि इंजरिंग एन अदर पर्सन कैन नेवर बी जस्ट, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता। तो एक बंदे को कभी भी अपने एनिमीज़ को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। तो पोलीमार्कस, आपका व्यू गलत है, आपके बाप की तरह वो भी गलत था, आप भी गलत हो, ठीक है। फिर थ्रीजेमिकस कन्वर्सेशन बड़ी गौर से सुन रहा होता है, लेकिन वो अब जंप इन कर पड़ता है। वो कहता है यार क्या तुमने मजाक लगाया हुआ है सोक्रेटिस। अब इससे थोड़ा सा पहले एक बैकग्राउंड ये है कि सोक्रेटिक मेथड, इफ़ यू नॉट अवेयर ऑफ इट, सोक्रेटिक मेथड बेसिकली वो तरीका है जिसके थ्रू सोक्रेटिस अपनी डायलॉग कंटिन्यू करता है। सोक्रेटिस जिस तरीके से लोगों से बात करता है, मतलब व्हाट ही डज इज़ कि वो कभी भी इस तरह बात नहीं करेगा कि अच्छा आपका क्या व्यू है प्यार के बारे में, आप बताएं, और अगला बंदा पूरा ऐसे बोल दे। ऐसा नहीं है। वो पूछेगा इज़ लव दिस, अगला बंदा कहेगा नो, फिर कहेगा इज़ लव नॉट दिस, वो अगला बंदा कहेगा येस या नो। तो वो बेसिकली सवाल करेगा, ढेरों दर्जनों सवाल करेगा अगले बंदे से, और उन सवालों की बेसिस पे एक कंक्लूजन रीच होगा, ताकि अगले बंदे की अगर जो फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है वो बाहर आए। एक चीज़ को वो पकड़ ले और बाद में वो उस चीज़ को सामने लाएगा कि तुमने तो ये बोला था, तो अगले बंदे का आर्गूमेंट भी रिफ्यूट हो गया, और इसके थ्रू उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होएगी। तो थ्रीजेमिकस देख रहा होता है कि यार ये कब से सवाल ही करी जा रहा है सोक्रेटिस, एक सवाल पूछता है फिर दूसरा, फिर मतलब 25 सवाल तो पूछ चुका है 1 मिनट में वो, तो मतलब कुछ आंसर भी तो करो ना। व्हाट ही सेज टू हिम इज़ कि सोक्रेटिस यू शुड नॉट ओनली आस्क बट यू शुड आंसर एज वेल। तो मुझे रिडल्स नहीं चाहिए। अब सोक्रेटिस तुम मुझे एक प्लेन जवाब बताओ कि तुम्हारी नज़र में क्या है जस्टिस। तुम बड़े सवालात कर रहे हो सबसे हैं, तुम बताओ ना क्या होता है। अब ये होता है कि सोक्रेटिस जो है वो अपना बड़ा फेमस एक टेक्निक जो है वो एम्प्लॉय करता है, सोक्रेटिक मेथड ही एम्प्लॉय करता है वो दोबारा। और वो ये सीन होता है कि व्हाट ही डज इज़ कि जब उसको थेरेस्मेकिस
यार मैं फिर गलत कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन, थेरिस्मैकस वट एवर यू कॉल इट, थेरिस्मैकस जो है वो जब वो जंप इन करता है कॉन्वर्सेशन में, जब वो ये कहता है कि नहीं अब तुम बताओ सोक्रेटिस, तुम क्या सोचते हो जस्टिस के बारे में, तो सोक्रेटिस एक स्टेप बैक लेता है और वो ये कहता है यार कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आई एम अ फूल, आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता और तुम सबसे अक्लमंद हो थेरिस्मैकस, यू आर द वाइजेस्ट पर्सन इन दिस रूम, तो तुम बताओ। तो ये टेक्निक होती है सोक्रेटिस की हर आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि इफ़ यू रीड प्लेटोनिक डायलॉग्स जिसमें सोक्रेटिस जो है वो डायलॉग में एंगेज्ड है, डिबेट्स में एंगेज्ड है, तो यू विल नोटिस कि ही डज दिस ऑलमोस्ट एवरी टाइम, कि वो खुद कुछ नहीं बताता पहले अपने व्यू के बारे में, वेट करता है अगला बंदा कुछ अपनी बात बोले और उसमें से मैं गलती पकड़ूं और उसका मैं डिस्ट्रॉय कर दूं आर्ग्यूमेंट, और फिर मैं अपना व्यू लेके आऊँ। तो दैट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव वे जिसकी वजह से मुझे सोक्रेटिक मेथड बड़ा मज़ेदार लगता है। तो आई सजेस्ट कि यू ऑल रीड द बुक एंड यू रीड एंड अंडरस्टैंड द रेटरिक दैट सोक्रेटिस यूजेस, वो किस तरह उसका जो है डिबेट करने का स्टाइल क्या है। खैर अब वो थेरिस्मैकस से कहता है, सोक्रेटिस कहता है कि यार आप बताओ कि आप क्या सोचते हो, लेकिन थेरिस्मैकस ये कहता है यार अच्छा ठीक है, अगर मैंने बताया और तुम्हारा जो है ओपिनियन है वो गलत हुआ और मैं सही हुआ तो फिर क्या होगा। सोक्रेटिस क्या कहता है यार अब फिर क्या होगा, मैं सीखूंगा, तुम जीतोगे, और क्या चाहिए तुम्हें। थेरिस्मैकस लेकिन सॉफिस्ट होता है। सॉफिस्ट बेसिकली वो होता है जो कि डिबेट्स और डायलॉग्स में एंगेज होने के लिए पैसे लेता है, मतलब सोफिस्ट वही काम करता है जो सोक्रेटिस करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो पैसे चार्ज कर लेता है, लेकिन सोक्रेटिस सोफिस्ट नहीं है क्योंकि वो नहीं था, क्योंकि वो पैसे चार्ज नहीं करता था। यही चीज़ उसने अपनी एपोलॉजी के अंदर भी बोली थी कि मुझे ये लोग सोफिस्ट बोलते हैं लेकिन मैंने आज तक कुछ भी चार्ज नहीं किया, इसी वजह से तो मैं गरीब हूँ। खैर थेरिस्मैकस उससे कहता है यार अच्छा मैं जीता तो क्या मिलेगा। सोक्रेटिस कहता है भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या चाहिए तुम्हें यार, मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। लेकिन थेरिस्मैकस एक्सपेक्ट कर रहा होता है पेमेंट, क्योंकि वो सॉफिस्ट होता है, वो पैसे लेता होता है लोगों से डिबेट आर्गूमेंट करने के लिए। तो सोक्रेटिस कहता है भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो कमाता ही कुछ नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ यार। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि हाँ, सोक्रेटिस कहता है कि मैं जब मेरे पास होंगे ना पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ऑब्वियसली जो सोक्रेटिस है वो कोई काम नहीं करता होता, वो बस लोगों से ना डिबेट्स में एंगेज होता है और वो उन विजडम एक्सचेंज करता होता है। दैट्स व्हाट ही डिड इन हिज एंटायर लाइफ। तो ना उसके पास अभी पैसे थे, ना उसके पास कभी आने थे जिससे वो उसको पैसे दे सकता था, थेरिस्मैकस को वापस कर सकता। तो ग्लाउकॉन यहाँ पे जंप इन करता है, वो कहता है यार ठीक है मेरे इस दोस्त के पास तो नहीं है, लेकिन हम सारे यहाँ पे ना यार दोस्त यहाँ इकट्ठे हैं, हम सारे पैसे जमा करके ना तुम्हें दे देंगे अगर तुम जीते डिबेट। तो वो कहता है हेयर यू गो थेरिस्मैकस, आपकी पेमेंट का हल निकल आया इफ़ यू विन द आर्गूमेंट। अब थेरिस्मैकस जो है वो देखता है पोटेंशियल पेमेंट को, वो कहता है अच्छा यार 2-4 पैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ना नीचे दिखाते हैं, मैं कोई अच्छी सी बात करूँगा जिसकी वजह से मेरा नाम बने, तो आई विन द आर्गूमेंट। तो आप जब पढ़ोगे इफ़ यू रीड द बुक यू विल एक्चुअली रियलाइज़ कि जितना इंटिमिडेटिंग सी पर्सनैलिटी थेरिस्मैकस की थी, या तो इंटिमिडेटिंग थी जिस तरह से वो जलील कर रहा था सोक्रेटिस को, या फिर उसकी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी थी थेरिस्मैकस की, जिसकी वजह से वो चाह रहा था कि मुझे एक क्लियर आंसर मिले जस्टिस के बारे में, ना सिर्फ पहेलियाँ मिलें जिस तरह सोक्रेटिस सवाल पे सवाल कर रहा था। खैर दैट इज़ द थिंग अबाउट बुक्स कि कभी भी ना आप जब एक टेक्स्ट पढ़ते हो यू डू नॉट नो कि अगले बंदे का जो मिजाज है वो उस मोमेंट में कैसा था, क्योंकि आप गेस तो कर सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मतलब पढ़ के तो ये समझ आ रहा है कि वो जलील कर रहा है उसको, लेकिन शायद वो हंसते हुए कर रहा हो, शायद उसके मुँह में मुस्कुराहट हो। हम दोस्तों को भी तो जलील करते हैं लेकिन हंस के कर रहे होते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी सीरियस मैटर। तो शायद ये थेरिस्मैकस जितना इंटिमिडेटिंग लग रहा है पढ़ने में, शायद इतना ना हो, वो मजाक में कह रहा हो। एनीवे दैट्स अ होल डिफरेंट डिबेट। लेकिन खैर थेरिस्मैकस पेमेंट देखता है, वो कहता है चलो ठीक है मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। वो ये कहता है कि यार जस्टिस इज़ सिंपली द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर पार्टी,
वो ये बोलता है और चुप कर जाता है, एक लाइन बोलता है और कहता है, एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सब उसके लिए तालियां बजाएं, अपलॉड करें, सोक्रेटिस उसको प्रेज़ करे। लेकिन सोक्रेटिस कहता है भाई ठहर जाओ, एक लाइन तो बोली है तुमने, अब मैं तुम्हें कहता हूँ एक्सप्लेन करो, क्योंकि अगर तुम एक्सप्लेन ना कर पाए तो मतलब तुमने इस चीज़ को सही से नहीं समझा हुआ। यू ओनली अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स। तो कहता है तुमने जो बोला है मुझे एक्सप्लेन करो। थेरिस्मैकस उसको कहता है यार कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्गूमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। डेमोक्रेटिकल लॉज लेके आते हैं, एरिस्टोक्रेटिकल लेके आते हैं, टायरानिकल लॉज लेके आते हैं, लेकिन वो सब जो भी लॉज हैं वो उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। और ये जो भी लॉज वो बनाते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि जस्टिस क्या है, इनजस्टिस क्या है। जो भी इन लॉज को तोड़ेगा वो अनजस्ट है। लॉज बनाता कौन है? गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्गर पार्टी कौन है? गवर्नमेंट। तो जस्टिस क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर पार्टी। तो द कंक्लूजन इज़ कि जस्टिस जो भी है वो बेनिफिट है स्ट्रॉन्गर पार्टी का। अब सोक्रेटिस इसको ये कहता है कि जो लोग रूल करते होते हैं ना, मतलब जो रूलर होता है वो, उसको गलतफहमी भी हो सकती है कि उसके लोगों के लिए, जिन लोगों पे वो रूल कर रहा है उनके इंटरेस्ट में क्या चीज़ है और क्या नहीं है। जिस तरह आप मिस्टेकन हो सकते हो, आपको गलतफहमी हो सकती है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका एनिमी है। उस तरह आपको गलतफहमी हो सकती है कि आपके जो लोग हैं जिन पे आप रूल कर रहे हो उनके लिए सही क्या गलत क्या है। तो अगर आप लेजिस्लेट कर रहे हो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ योर पीपल, you might make a human error in judgment or you might end up legislating against their interest, जो दिखाता है कि justice is not always the interest of the stronger। फिर सोक्रेटिस एक्सप्लेन करता है थेरिस्मैकस को कि एक जो रूलर होता है वो अपने गेन के लिए नहीं उसको फिक्र होती, लेकिन अपने जो लोग हैं उनके बेनिफिट की, उनकी इंटरेस्ट के लिए वो रूल करता है। अब थेरिस्मैकस देखते हैं कि यार मैं तो डिबेट हार रहा हूँ, मैं तो आर्ग्यूमेंट हार रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई लूज़ एन आर्गूमेंट। फिर वो ये करता है कि यार वो इंसल्टिंग पे उतर आता है, जलील करने पे उतर आता है। वो थेरिस्मैकस जो है ना वो सोक्रेटिस को कहता है कि यार तुम्हारी नर्स कहाँ पे है, उसको कहा तुम्हारी नाक पोछे आके ठीक है। थेरिस्मैकस फिर सोक्रेटिस को कहता है कि यार जो शेफर्ड है ना उसको मिक्स ना करो शीप के साथ, क्योंकि जो शेफर्ड है उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि जो शीप है वो उसको स्लॉटर कर रहा है, उसको वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है स्लॉटर, उसको शीप की कोई परवाह नहीं है। जैसे एक डॉक्टर जो है उसको कोई परवाह नहीं है कि वो पेशेंट को क्योर करे या ना करे, जब तक उसको पैसे मिल रहे हैं। टेक्निकली वो ये कह रहा होता है कि जो अनजस्ट मैन है ना उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा देन द जस्ट मैन। और इसको सपोर्ट करने के लिए थेरिस्मैकस एग्जांपल देता है कि एक आदमी जो है जो इनकम टैक्स नहीं दे रहा, वो अपना पैसा बचा रहा है, तो वो फ़ायदे में है उस इंसान की निस्बत जो इनकम टैक्स दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसके पैसे जा रहे हैं इनकम टैक्स में। तो जो नहीं दे रहा, जो अनजस्ट है, वो काफ़ी फ़ायदे में है उसकी निस्बत में जो दे रहा है, जिसके पैसे जा रहे हैं। खैर ये कहने के बाद थेरिस्मैकस जो है उठता है, जानने की कोशिश करता है कि यार मैं उठ गया हूँ, तो मैंने जो भी बोला है ना, इससे पहले कि सोक्रेटिस जो है उसको रिफ्यूट करे मैं चले जाता हूँ यहाँ से। सोक्रेटिस कहता है भाई रुको ज़रा, सब्र करो, किधर जा रहे हो, मुझे रिफ्यूट तो करने दो अपनी बात। यू कैन नॉट जस्ट डू कि आप अपना ओपिनियन बताओ और अगले बंदे का सुने बगैर आप चले जाओ। तो सोक्रेटिस कहता है कि आपकी नज़र में थेरिस्मैकस भाई, आपकी नज़र में अनजस्ट मैन जो है वो है जो वाइज है और जो स्मार्ट है, क्योंकि उसको ज़्यादा गेन हो रहा है, मटेरियल गेन हो रहा है जस्ट मैन की निस्बत। और जो अनजस्ट मैन है ही ट्राइज टू गेट द बेटर ऑफ एवरीबडी, बट डज द वाइज मैन वांट टू गेट द बेटर ऑफ एवरीबडी और जस्ट द पीपल हु डू नॉट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अभी जब वो बात बोलता है ना, ये मैंने एग्जैक्टली ऐसी बोली है जो जिस तरह बुक के अंदर लिखी हुई है, और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो जब वो बोलता है तो थेरिस्मैकस को समझ नहीं आती, वो कहता है यार ज़रा दोबारा बताना, मैं आई कुड नॉट कॉन्टम्पलेट इट, contemplate the right word, खैर I could not fully understand it, he said। तो सोक्रेटिस ये कहता है कि जो स्किल्ड लोग होते हैं ना, जो स्किल्ड लोग नहीं होते वो चाहते हैं टू गेट द बेटर ऑफ एवरीबॉडी, लेकिन वो लोग जो नॉलेजेबल होते हैं वो सिर्फ दे ओनली वांट टू गेट द बेटर ऑफ दोज हु एरंट।
Basically, Socrates says that the people who aren't skilled want to get the better of everybody, but those that are knowledgeable only want to get the better of those who aren't. अब इस एग्जाम्पल ये है कि एक इंसान, उसको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, कमरे में लेटा हुआ है, एक बंदा आता है कार्डियोलॉजिस्ट कमरे में, उसको देखता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, ट्रीट करना शुरू कर देता है. अब इसी वक्त एक और कार्डियोलॉजिस्ट आता है कमरे में और वो देखता है कि पहला कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा है पेशेंट की हेल्प कर रहा है. वो देखता है चलो ठीक है यार, वो काम सही चल रहा है, ट्रीटमेंट सही दे रहा है, क्योंकि वो अगला बंदा भी कार्डियोलॉजिस्ट है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि यार चलो मेरा काम पूरा है, पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रही है, बिल्कुल सही है. तो जो सेकंड कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ही डज़ नॉट वांट टू गेट द बेटर ऑफ द फर्स्ट. अब दूसरी एग्जांपल ये है कि एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ है, एक बंदा अंदर आता है कमरे में जिसको कुछ भी नहीं पता ट्रीटिंग के बारे में, जिसको कुछ भी नहीं पता कार्डियोलॉजी या डॉक्टरिंग के बारे में, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि भाई मैं इसकी मदद करूं. लेकिन एक असल कार्डियोलॉजिस्ट उसी वक्त अंदर आता है, वो कहता है भाई हटो यहाँ से, जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम इस बंदे का नुकसान करोगे उल्टा. और जो असल कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो ही ट्राइज टू गेट द बेटर ऑफ द फर्स्ट फेक कार्डियोलॉजिस्ट. अब सोक्रेटिस इसी मिसाल को लेके जाता है पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर. वो कहता है कि जो रियल पॉलिटिशियन होते हैं ना, ही डज नॉट वांट टू रूल द सिटी विच इज़ ऑलरेडी बीइंग वेल रन बाय अ लॉफुल रूलर. मतलब जो असल पॉलिटिशियन है उसको नई ज़रूरत, वो नहीं चाहेगा कि वो एक सिटी को रन करे जिसका पहले ही एक लॉफुल रूलर है, जो जस्ट आदमी होगा, जो जस्ट रूलर होगा. क्योंकि जो जस्ट आदमी है उसको अपनी पर्सनल गेन के लिए उसको रूल करना नहीं चाह रहा, वो रूल नहीं करना चाह रहा होगा. वो ये नहीं चाह रहा होगा कि मैं ऑनर के लिए या पैसे के लिए या पोजीशन के लिए रूल करूं. वो अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए रूल करना चाह रहा होगा. तो अगर पहले ही सिटी के ऊपर एक अच्छा लॉफुल रूलर है जिसकी वजह से सही लॉस पास हो रहे हैं और लोगों से ज़्यादती नहीं हो रही, पीपल आर लिविंग गुड लाइव्स, तो एज लॉन्ग एज ऑल दैट इज़ हैपनिंग, तो जो जस्ट रूलर है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी रूलर आए. जब तक जो रूलर है अभी करंटली, जब तक वो सही है, तो ही इज़ हैप्पी विद इट. ही वुड नॉट वांट टू गेट द बेटर ऑफ द रूलर. लेकिन अगर रूलर एक है, ठीक है, अ जस्ट मैन, और वो देखता है कि अभी जो करंट रूलर है वो अनजस्ट है, उसको कुछ भी नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में, ही हैज़ नो फिलोसॉफिकल नॉलेज, तो वो चाहेगा कि वो उसकी पोजीशन ले ले. ही वुड वांट टू गेट द बेटर ऑफ हिम, ताकि जो लोगों की नीड्स हैं, लोगों के लिए जो लॉज हैं वो सही तरह पास किए जाएं, लोगों के इंटरेस्ट के लिए कुछ काम किया जाए. तो सोक्रेटिस कहता है कि द नोअर ओनली वांट्स टू गेट द बेटर ऑफ द इग्नोरेंट एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी हार्म्ड बाय दिस इग्नोरेंस. But the ignorant man wants to get the better of both the knowledgeable and the ignorant man. अब थोड़ा कुछ अनएक्सपेक्टेड सीन होता है. थेरेस मैकस जो होता है वो ब्लश करने लग जाता है और वो उसको साथ साथ पसीना भी इतना आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो ग्रिलिंग हुई होती है सोक्रेटिस की तरफ से, क्योंकि सोक्रेटिस उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है आर्गूमेंट में. और ऑब्वियसली ये समरी है पूरी डायलॉग की, समरी में भी 30 मिनट गुजर गए. सो इट इज़ नॉट अ वेरी long book 1 is around 40 pages I suppose, क्योंकि जो मैंने एडिशन पढ़ा ट्रांसलेशन कॉलिन्स क्लासिक्स का, तो उसमें पहली किताब जो है द बुक 1, इट इज़ अराउंड 35 or 40 pages. बट आई सजेस्ट यू ऑल रीड द बुक, क्योंकि एवरी टाइम यू रीड द रिपब्लिक, पहली बार तो यू विल नॉट गेट इट, पहली बार यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ सोक्रेटिक मेथड वर्क्स, how Socrates debates with people. और कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि you will have to reread it again. आपको बार बार रीड करनी पड़ेगी एक आर्गूमेंट, एक पूरी चेन ऑफ थॉट आपको रिपीट करनी पड़ेगी बार बार पढ़ने के लिए. क्योंकि अगर आपको एक पॉइंट पे स्टक हो गए हो और आपको लग रहा है कि ये बड़ा वीक आर्गूमेंट है, तो वो वीक नहीं है. वो वीक इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसको समझा नहीं है सही से. मैंने भी काफ़ी जगहों पे ऐसा हुआ, मैंने कहा यार सोक्रेटिस क्या हो गया यार, इतना वीक आर्गूमेंट, क्योंकि मैंने उसमें बीच में से बिट्स एंड पीसेस मिस कर दिए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी. तो मैंने बार बार पढ़ी वो चीज़ और मैंने कहा यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, बट एसेंशली इन इट सेल्फ ही बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है. तो
I suggest कि you read the book, especially Republic. If not any other work of Plato, just read the Republic, because it is a very very significant piece of work in Western philosophy. And every time you read it now, you'll see everything in a different light. खैर that is it for the first book. ये वीडियो थी पहली बुक के बारे में. There are 10 books in the Republic. I'll make a video on each of them. और अगली वीडियो होगी दूसरी बुक के बारे में, रिपब्लिक के अंदर बाय प्लेटो.